अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा और हमने साबित किया कि अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का पाइप हो, उसके अंदर किसी भी एरिया के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर उस जगह का मौजूद एरिया और फ्लूइड की स्पीड को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। फ़र्ज़ करो एक पॉइंट के ऊपर एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट 40 आता है, तो थ्रू आउट द पाइप आप किसी भी पॉइंट के ऊपर एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट देखेंगे 40 आ रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है कि कहीं एरिया ज़्यादा होगा स्पीड कम होगी, या कहीं एरिया कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, और हमने कहा कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करने वाली एक इक्वेशन ड्राइव करने लगे, दैट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन। तो पहली बात ये है कि बर्नौली इक्वेशन कहती क्या है। ये कहती है कि आप एक काम करें, एक पाइप ले लें। ये मेरे पास एक पाइप है, आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है। इस रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, जो कि मैंने A1 से शो कर दिया, ये ज़्यादा है। जबकि इस रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, जिसको मैंने A2 से शो कर दिया, ये कम है। तो सर इसका मतलब यहाँ पर फ्लूइड की रफ्तार कम होगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ रफ्तार कम होगी, इसका एरो मैंने नीचे को ड्रॉ कर दिया। सर यहाँ एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, इसका एरो मैंने ऊपर को शो कर दिया, इसका मतलब यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो करना क्या हमने एक काम करना है, तीन चीज़ें मालूम करनी है इस रीजन के ऊपर। प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इन तीनों चीज़ों का सम लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होगा। यानी सम सर इन तीनों फैक्टर्स का सम जो यहाँ पर आ रहा होगा, इन्हीं तीनों फैक्टर्स का सम यहाँ पर जो आ रहा होगा, इन्हीं तीनों फैक्टर्स का सम जो यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, थ्रू आउट द पाइप कहीं पर भी आप इन तीन चीज़ों का या तीन फैक्टर्स का सम मालूम करेंगे, सेम आ रहा होगा। यही हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। अच्छा जी, बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये तीन चीज़ों को रिलेट करती है, तीन चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को शो करती है। सर नंबर वन इज प्रेशर, नंबर टू हाइट, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहा हूँ। नंबर थ्री स्पीड, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फर्ज किया मेरे पास एक पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है और इसके अंदर से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी पहली बात ये होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात ये होती है कि नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब ये होता है कि उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, गाढ़ापन ज़ीरो होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा ज़ीरो होता है। तीसरी बात, उसका फ्लो स्टेडी होता है। अच्छा, स्टेडी फ्लो के बारे में एक मिसकंसेप्शन है। स्टेडी फ्लो के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये यूनिफॉर्म होता है। अब बच्चे ये समझते हैं कि सर यहाँ पर फ्लूइड की रफ्तार अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ एरिया मुख्तलिफ है, रफ्तार कुछ और होगी, यहाँ एरिया मुख्तलिफ है, रफ्तार कुछ और होगी, यहाँ एरिया ज़्यादा है, रफ्तार कम होगी, यहाँ एरिया कम है, यहाँ रफ्तार ज़्यादा होगी। तो सर फिर स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी का मतलब ये होता है, फर्ज करो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जब एक पार्टिकल गुजरा है तो उसकी स्पीड यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से थी। जब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पीछे से और कोई ज़रा गुजरेगा उसकी स्पीड भी इतनी होगी। यानी सर स्टेडी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर से जो स्पीड आ रही होती है वो कांस्टेंट आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ पर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब हर ज़रा जो भी यहाँ से गुजरेगा वो 5 मीटर पर सेकंड से गुजरेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर स्पीड अगर 8 मीटर पर सेकंड आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से जो भी ज़रा गुजरेगा तो 8 मीटर पर सेकंड से गुजरेगा। यानी सर हर पॉइंट के लिए एक स्पीड फिक्स होगी, इसलिए हम इस फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अच्छा जी, ये हमने साबित करना। अच्छा, इसके लिए मैंने फ़र्ज़ किया कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से। ये फ्लूइड की एक लेयर मैंने आपको दिखाई है। सर लेयर है, इसके पीछे भी एक लेयर होगी, वो इसको पुश करेगी, वो इसको धक्का देगी, वो इसके ऊपर प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई करेगी। ये लेयर यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी। ये लेयर यहाँ से चल के जब यहाँ आएगी तो इसका मतलब ये कुछ फासला तय कर लेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी या डिस्टेंस कवर कर लेगी।
लेयर यहाँ से चल के यहाँ पर आ गई है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ये डिस्टेंस कवर कर लिया डेल्टा x1। आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं होता। अच्छा जी, ये लेयर यहाँ से यहाँ आ गई, इसने डिस्टेंस कवर किया। सर कितना डिस्टेंस कवर किया? इसके लिए आप एक काम करें, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर लें। मैंने दोनों एंड्स के ऊपर लिख दिया, अपर एंड के ऊपर भी लोअर एंड के ऊपर भी। ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। मैं इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करा के रिजल्ट जनरेट कर लूँगा और वो जो रिजल्ट होगा वो पूरे के पूरे पाइप में कहीं पर भी अप्लाई हो सकेगा। स्पीड होती है फासला ओवर टाइम, मैंने अपर एंड पे इस्तेमाल किया। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं कितना फासला लेयर यहाँ से यहाँ कवर कर रही है, तो आप एक काम करें, टाइम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा v1t इज इक्वल्स टू डेल्टा x1। ठीक है जी। अच्छा सर, लोअर एंड पे क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, जब चूंकि इस पाइप के अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो होगा सर ये कि जब ये फ्लूइड की लेयर यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ पर जो लेयर मौजूद होगी वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। जब ये यहाँ पर जो मौजूद फ्लूइड की लेयर यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ वाली लेयर यहाँ से ट्रेवल करके आगे चली जाएगी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। अगर आगे नहीं जाएगी तो दरमियान वाला फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा, और हमने कहा था कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होता है। अच्छा सर, बात ये है कि यहाँ पर फासला कम क्यों है? क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, स्पीड कम है। स्पीड अगर कम है तो यहाँ पर फासला कम कवर होगा। सर यहाँ पर फासला ज़्यादा कवर कैसे हो गया? क्योंकि एरिया यहाँ पर कम है। एरिया अगर कम है तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा हो गई तो फासला यहाँ पर ज़्यादा कवर होगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा शेडेड रीजन दिखाया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फासला कवर हो रहा है, यहाँ पर मैंने लेस शेडेड रीजन दिखाया क्योंकि यहाँ पर कम फासला कवर हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर कितना फासला कवर हो रहा है? स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस, लोअर एंड का डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा v2t के बराबर। अपर एंड पे डिस्टेंस आया v1t, लोअर एंड पे डिस्टेंस आया v2t। सर इसका मतलब ये हुआ कि इस ये लेयर यहाँ से यहाँ आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। फोर्स अगर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। यहाँ पर भी लेयर चल के यहाँ से यहाँ आ रही है, इसका मतलब फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। काम कितना हो रहा है वो काम निकालना है, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कैसे है, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, काम का फार्मूला यूज करें, वर्क इज इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा। सर अपर एंड की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये ना एक फ्लूइड की लेयर में दिखा रहा हूँ, ये जो लेयर है इसकी बात कर रहा हूँ, फ्लूइड की एक लेयर ये रही, ठीक है, अपर एंड की बात कर रहा हूँ, ये फ्लूइड की एक लेयर है। अब इस लेयर के आगे भी एक लेयर चल रही होती है और इस लेयर के पीछे भी एक लेयर आ रही होती है जो इसको फॉलो कर रही होती है। सर इसका मतलब एक जो लेयर होती है वो दो लेयर्स के दरमियान में होती है, ठीक है। अब होता ये है कि ये लेयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है इधर को, और ये लेयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है इधर को। जब ये ब्लू वाली दरमियान वाली लेयर जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आगे वाली लेयर के ऊपर एक्शन करती है, तो बदले में वो इसके ऊपर करती है रिएक्शन। रिएक्शन इधर को होता है, यानी इसके ऊपर एक्शन इधर को हुआ, जबकि इसने इसके ऊपर एक्शन किया, जबकि इसने इसके ऊपर रिएक्शन इधर को किया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेयर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक आगे से एक पीछे से आगे की तरफ, एक आगे से पीछे की तरफ। तो सर क्या करें? तो हम नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? आप एक काम करेंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन सर कैलकुलेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी, इक्वेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी, तो फिर हम एक सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, लोअर रीजन में भी ऐसे ही होता है। लोअर रीजन के अंदर एक दरमियान में लेयर होती है, एक इसके पीछे लेयर होती है, एक इसके आगे लेयर होती है। इसके साथ भी यही बर्ताव हो रहा होता है। पीछे वाली लेयर चाहती है इसके ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाना, ये इसके ऊपर भी इस तरफ को लगाती है। जब ये इसके ऊपर एक्शन करती है तो बदले में ये इसके ऊपर रिएक्शन करती है इधर को। तो सोल्यूशन क्या है सर इसका? सोल्यूशन ये है कि जब हम अपर रीजन को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक तो तरीका वही है जो बता दिया मैंने आपको, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल के सॉल्व करो, कम्प्लेक्स हो जाएंगे इक्वेशन, और इस लेवल के ऊपर हम लोग सिंपलेस्ट केस डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन इसका ये है, हम अपर रीजन को जब डिस्कस कर रहे होते हैं, अपर रीजन को,
तो हम पीछे वाली फोर्स ले लेते हैं, पीछे वाली लेयर की फोर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं, और जब हम लोअर रीजन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम आगे वाले रीजन की फोर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है जी। अपर रीजन में फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ से ली जाती है और लोअर रीजन में फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ से ली जाती है। अपर रीजन में इस तरफ से, लोअर रीजन में इस तरफ से ली जाती है। ठीक है, ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर रीजन है उस पर फोर्स इस तरफ से ली जाएगी और से डिस्प्लेसमेंट इधर को ही कवर हो रहा है, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। अच्छा जी, एंगल तो आ जाएगा यहाँ पर 0। सर फोर्स कितनी लगी? फोर्स डिसाइड करेगा प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लगेगी प्रेशर इनटू एरिया के बराबर, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स 1 प्रेशर 1 एरिया 1 अपर रीजन के लिए, फोर्स 1 प्रेशर 1 एरिया 1 लोअर रीजन के लिए, फोर्स 2 प्रेशर 2 एरिया 2। तो यहाँ पर आप लिखते हैं अपर रीजन के लिए वर्क 1 बराबर है फोर्स 1 और डिस्प्लेसमेंट कितना अपर रीजन का? डेल्टा एक्स 1 है कॉज ऑफ थीटा। सर फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स लगेगी प्रेशर इंटू एरिया के बराबर P1 A1। और डिस्टेंस कितना कवर होता है? ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये वाला V1T मैंने ऊपर ड्राइव किया हुआ है V1T। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप V1T लिख देंगे। एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, वर्क होता है FD cos थीटा। अपर रीजन के वर्क को मैंने W1 बोला, फोर्स को F1 बोला, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है कॉज ऑफ थीटा। तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया के बराबर, 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? V1T। अपर रीजन पे V1T, थीटा कितना है अपर रीजन पे? 0 बन रहा है। कॉस 0 1 हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क आ जाएगा अपर रीजन का। सर व्हाट अबाउट लोअर रीजन? लोअर रीजन के अंदर भी वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे FD cos थीटा। वर्क होता है F, लोअर रीजन के अंदर जो फोर्स है वो F2 है जो कि आगे वाली हमने ली है, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 है यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और कॉज ऑफ थीटा। सर फोर्स बराबर होती है प्रेशर इनटू एरिया P2 A2 और डेल्टा x2 कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना बन रहा है? लोअर रीजन पर आप जो फोर्स लेते हैं वो आगे वाली लेयर की फोर्स लेते हैं, आगे वाली लेयर फोर्स लगा रही होती है इस तरफ को और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस तरफ को, एंगल बनेगा 180 डिग्री। सर ये अजीब बात है, फोर्स इधर से लग रही है और ये जो लिक्विड आ रहा है वो इधर को जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है असल में, जब यहाँ से लिक्विड नीचे की तरफ को आ रहा होता है तो वो इतनी ज़्यादा स्पीड गेन कर लेता है, ये प्रेशर उसको नहीं रोक पाता, ये फोर्स उसको नहीं रोक पाती। तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा है, फोर्स इधर को लग रही है, एंगल बनेगा 180 डिग्री। कॉस 180 पे हो जाता है -1, तो ये माइनस मैंने लिख दिया स्टार्ट में। तो सर व्हाट अबाउट टोटल वर्क? टोटल वर्क के लिए आप इन दोनों वर्क्स को ऐड कर लें। जब आप फ्लूइड पे होने वाला टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क 1 प्लस वर्क 2। वर्क 1 ये है प्लस वर्क 2 ये है, तो सर माइनस इसकी वैल्यू के साथ माइनस था, इसके फॉर्मूले के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, किया ऐड ही है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव था जिसने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया। ठीक है, जिसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को इस्तेमाल करना है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इस रीजन का, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड लोअर एंड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट या सिंपली फ्लो रेट। किसके बराबर होता है वो? वॉल्यूम ओवर टाइम के। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड अपर एंड का, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड लोअर एंड का, कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। टाइम को सर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट पे ले जाएं। अच्छा जी, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ना, अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी बाय 2 हो, तो अगर आप इस 2 को लेफ्ट पे लेके जाएं तो 2 जो है ना ये a से भी मल्टीप्लाई होता है, 2 ये b से भी मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। t को जब मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो t जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और बराबर आ जाएगा वॉल्यूम के। ये बन जाएगा a1 v1t a2 v2t इज इक्वल्स टू खाली वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, आप a1 v1t a2 v2t की जगह a1 v1t a2 v2t की जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर भी वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया P1 ये सारा वॉल्यूम है, माइनस P2 ये सारा वॉल्यूम है,
P1 वॉल्यूम माइनस P2 वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में कॉमन आ रहा है, आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2, तो वर्क बराबर आ जाएगा वॉल्यूम इंटू प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2। सो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। डेंसिटी को रो से शो करते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। वॉल्यूम को लेफ्ट पे ले जाएं, डेंसिटी को राइट पे ले जाएं, वॉल्यूम लेफ्ट पे डेंसिटी राइट पे, तो ये बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो आप वॉल्यूम की जगह पर मास ओवर डेंसिटी लिख सकते हैं, तो वर्क बराबर आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी इनटू प्रेशर का डिफरेंस। इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दें। अच्छा जी सर, हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वो काम उसकी एनर्जी चेंज कर देता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं वो काम उसकी एनर्जी बदल देता है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी रुकी हुई है, और रुकी हुई गाड़ी के ऊपर मैं धक्का लगाता हूँ, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उस काम से हुआ क्या, उस काम से उसमें मोशन आ गई है। अगर उसके अंदर मोशन आ गया, इसका मतलब जो आपने काम किया है उस काम ने उस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बदल दी है। ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, मैंने ये काम किया, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वर्क हुआ। और अगर वर्क हुआ तो वर्क ने किया क्या है, इस वर्क ने इस बोर्ड मार्कर की एनर्जी चेंज कर दी है। सर कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो वहाँ पर भी जो काम हो रहा है वो उसकी एनर्जी बदल रहा है। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सर यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कौन सी एनर्जी बदल रहा है? असल में यहाँ पर काम दोनों एनर्जीज बदल रहा है। यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कुछ और है, जब यही फ्लूइड की लेयर यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पर स्पीड कुछ और है। यहाँ स्पीड है कम, काइनेटिक एनर्जी कम, यहाँ स्पीड है ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब ये जो काम हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी को बदल रहा है। सर व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, यहाँ पर हाइट्स भी बदल रही हैं। हाइट जो होती है ना नॉर्मली, इसके बारे में मुख्तलिफ आंसर्स हैं मुख्तलिफ टीचर्स के, लेकिन हम लोग पाइप्स की जो हाइट्स नॉर्मली लेते हैं पाइप के सेंटर से ले लेते हैं। नॉर्मली पाइप्स इतने बड़े नहीं होते, बारीक से पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े पाइप्स भी होते हैं, लेकिन फ्लूइड्स की दुनिया के अंदर हम नॉर्मली जो पाइप्स कंसीडर कर रहे होते हैं उनका डायमीटर कम होता है। तो पाइप की हाइट हम इस चैप्टर के अंदर सेंटर से लेंगे, क्योंकि पाइप नॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं, इसलिए हम इसकी हाइट सेंटर से ले लेते हैं। यानी यहाँ से लेके इस रीजन के सेंटर तक, यहाँ से लेके इस रीजन के सेंटर तक हाइट लेंगे। ये जो हाइट है H1 कहलाती है अपर रीजन की, और लोअर रीजन की कहलाती है H2। आप देख सकते हैं हाइट 1 और हाइट 2 में बहुत फ़र्क है। ये हाइट कुछ और है, ये हाइट कुछ और है। सर हाइट अगर बदल रही है, फ्लूइड जब यहाँ से यहाँ आ रहा है उसकी हाइट भी बदल रही है। हाइट बदल रही है इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रही है, जो कि हाइट पे डिपेंडेंट होती है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो काम है ये मोशन को भी अफेक्ट कर रहा है, और ये जो काम है ये हाइट यानी पोजीशन को भी अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये काम दोनों एनर्जीज को बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी को भी बदलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकलेगा? आप एक काम करें, चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। ये इनिशियल है अपर और ये फाइनल है। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। लेकिन सर फाइनल के लिए, फाइनल लोअर एंड पे, लोअर पे स्पीड क्या V2, हाफ एम V2 का स्क्वायर, ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर, ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल ये इनिशियल माइनस कर दिया तो चेंज आ गया, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर जो होगी वो होगी mgh2, यहाँ पर जो होगी mgh1। आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। वर्क की हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। आप एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा के फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। कंपैरिजन का रूल ये है कि लेफ्ट के बराबर, लेफ्ट के बराबर तो राइट के बराबर, वर्क के बराबर, वर्क की राइट हैंड साइड इस वर्क की राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट के बराबर, राइट के बराबर मैंने लिख दिया। राइट जो है राइट के बराबर मैंने लिख दी। राइट साइड पे
मैथ्स कॉमन आ रहा है, मैथ्स आप कॉमन ले लें, मैथ्स मैंने कॉमन लिया, मैथ्स जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास आ गया हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, मैथ्स सब से मैंने बाहर निकाल लिया, मैथ्स से हो जाएगा कैंसिल, ये मैथ्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो मैथ्स से कैंसिल हो जाए। डेंसिटी डिवाइड हो रही है, इसको राइट पे ले जाएं, आपके पास डेंसिटी राइट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जाकर राइट पे मल्टीप्लाई हो गई है डेंसिटी। सर डेंसिटी किससे मल्टीप्लाई होगी? ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इसकी भी होगी, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में डेंसिटी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा हाफ डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1 मैंने लिख दिया, ठीक है जी। ओके, डेंसिटी मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन सर आपने जो डेफिनेशन में कहा था वो ये कहा था सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तो माइनस में टर्म्स आ रही हैं, आपने तो सम में कहा था, हम इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। प्लस में चेंज करने का तरीक़ाकार ये है, माइनस वाली टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, अगर लेफ़्ट पे माइनस है तो उसको राइट पे ले जाएं, राइट पे माइनस है तो उसको लेफ़्ट पे ले जाएं। तो काम करते हैं, ये माइनस है इसको मैं राइट पे ले जाता हूँ, ये जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है मैं इसको लेफ़्ट पे ले जाता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है मैं इसको लेफ़्ट पे ले आता हूँ, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाली टर्म भी लेफ़्ट पे आ जाएगी, ये वाली टर्म भी लेफ़्ट पे आ जाएगी और ये माइनस वाली टर्म राइट पे चले जाएगी। तो ये साबित हो गया प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये अपर एंड के पैरामीटर्स हैं, टर्म्स हैं। अच्छा, इसी तरह जो राइट साइड पे प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये लोअर एंड की टर्म्स हैं। इन जो सम लेफ्ट पे आ रहा है वही सम राइट पे आ रहा है सर, क्योंकि दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी आ रहा है, तो साबित हो गया सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपर एंड पे, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम लोअर एंड पे, ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात ये है, वो ये कि पहले मैं इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में दोबारा लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन थी आपके पास P1 प्लस हाफ, या आप लिख लें P1 प्लस डेंसिटी GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2, ऑर्डर मैटर नहीं करता वैसे एडिशन में, रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर ही लिख लिया मैंने। ये जो चीज़ है ना, ये इसको मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? मैं इसको लिख लेता हूँ डेंसिटी GH 1 या 2 जो भी है, मैं जनरली GH लिख लेता हूँ, ठीक है जी। 1 2 लिखना चाहें लिख लें। डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है जी। डेंसिटी की जगह मैंने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, GH एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे पता है mgh क्या होता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी है mgh, नीचे क्या आ चुका है वॉल्यूम, तो सर इसका मतलब रो GH पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसी तरह हाफ रो V स्क्वायर, हाफ डेंसिटी V स्क्वायर, ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आप लिखेंगे? हाफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, साथ आ जाएगा स्पीड का स्क्वायर। अब इतनी जो चीज़ है आप सबको इल्म है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। हाफ mv का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब ये जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो सर इसका मतलब बर्नौली बिल्कुल ठीक कह रहा था। बर्नौली ने क्या कहा था? बर्नौली ने ये कहा था सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली बोर्ड के अंदर आया है। इससे रेलिवेंट काफ़ी सारी हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।